ये बात सच है कि पैसा काला हो या सफेद, वो देता तो आपको उड़ने के लिए पर ही है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी जिंदगी की उड़ान सफेद परों के साथ करनी है या फिर काले परों के साथ। तो हमारी आज की मूवी भी है इसी के बारे में, जिसका नाम है दी कुरियर। और मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मूवी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को रिवॉर्ड करें। अब ये मूवी है एक रियल स्टोरी स्कैम के बारे में, जो हुआ था स्पेन में इन बिटवीन 2001 से 2011 के बीच में। तो मूवी के स्टार्ट में हम इवान नाम के लड़के को देखते हैं, जो था तो एक वेले, मगर सपने उसके थे ऊंची उड़ान भरने के, और अपने इन हालातों को बदलने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अब एक टाइम था जब इवान के डैड उसके हीरो हुआ करते थे, और ये बात थी 1992 की, जब उसके डैड का एक रेस्टोरेंट था। मगर 1993 में आए रिसेशन की मार ने उन्हें बर्बाद करके रख दिया था, जिससे ना तो उनके पास पैसा रहा और ना ही अब वो एक हीरो थे। इनफैक्ट उसके डैड तो आज भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए थे, मगर इवान अपने डैड की तरह सपने देखते हुए अपनी जिंदगी को गवा नहीं सकता था। इसीलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए वो अपने कान और आंख हर वक्त खुले रखता था, जिस वजह से उसे अपने काम के दौरान एक बार पार्लियामेंट का एक मेंबर दिखा, जो कि काफी ज्यादा ड्रंक था। अब ये देख इवान ने लगे हाथों इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने का सोचा। दरअसल वो आदमी इतना ज्यादा ड्रंक था कि इवान ने उसे ऑफर दिया कि वो उसे 300 यूरोज में उसकी डेस्टिनेशन पे छोड़ देगा, और इस बात के लिए वो आदमी भी मान जाता है। इसलिए अब इवान उसे लेके निकल पड़ता है, और पूरी रात ड्राइव करने के बाद फाइनली नेक्स्ट डे वो उस आदमी को उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। जिसके बाद वो आदमी अपना बैग लेके एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, और कुछ देर बाद वो बिल्डिंग के अंदर अपना बैग छोड़ के बाहर आके इवान को उसके पैसे देके वहाँ से अपनी कार लेके चला जाता है। और उसके जाने के बाद इवान उसी बिल्डिंग में जाके एनी नाम की औरत से मिलके कहता है, मुझे नहीं पता वो तुम्हारे लिए क्या काम करता है, मगर वो जो भी काम करता है मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ। जिसके साथ ही वो उसे ये भी कहता है, वैसे तुम जानते हो वो तुम लोगों से चोरी कर रहा है। अब उसकी बात सुन के एनी बैग में रखे पैसों को क्रॉस चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि सूटकेस के अंदर वाकई कुछ पैसे कम थे। अब सोचने वाली बात तो ये थी कि इवान को कैसे पता था कि वो आदमी उनसे चोरी कर रहा है। दरअसल हुआ ये था कि जब वो पूरी रात ड्राइव कर रहा था, तब वो आदमी नशे की हालत में घोड़े बेच के सो रहा था, और इसी मौके का फायदा उठा के इवान ने उसके बैग से कुछ नोट उड़ा लिए थे। अब एनी उसके एटीट्यूड से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, इसीलिए जब वो वापस आती है तो वो उसे उनके लिए कुरियर करने का जॉब ऑफर देती है, जिसके बदले उसे हर कुरियर डिलीवर करने पे 10,000 यूरोज मिलते, जिसे सुन इवान भी काम करने के लिए फौरन तैयार हो जाता है। तो अब उसका पहला काम था कि उसे फ्रांसिस्को नाम के आदमी की बेटी लेटिसिया के बर्थडे के लिए उनके पास एक घोड़ा पहुंचाना था। और वहाँ बातचीत के दौरान फ्रांसिस्को उसे कहता है, इस काम में ट्रस्ट की बहुत ज्यादा अहमियत है, जिसके साथ ही वो उसे पैसों से भरा एक सूटकेस दे देता है एनी को डिलीवर करने के लिए। इसीलिए अब एक बार फिर वो बैग लेके निकल पड़ता है, मगर इससे पहले वो बैग लेके एनी तक पहुंचता, उसे रास्ते में 2 पुलिस ऑफिसर रोक लेते हैं। जिसके बाद वो इवान से पूछताछ करके उसकी कार चेक करते हैं, जहां उन्हें पैसों से भरा हुआ एक बैग मिल जाता है। लेकिन इवान भी कुछ कम नहीं था, उसे जल्द ही समझ आ गया था कि वो पुलिस ऑफिसर भी उसी की तरह एनी के लिए काम करते हैं, और अभी फिलहाल वो उसे ऐसी सिचुएशन में फंसा के उसकी लॉयल्टी चेक कर रहे थे। खैर अब इवान भी इस टेस्ट में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो बैग लेके एनी के पास पहुंच जाता है, और एनी उससे बैग लेके वादे के मुताबिक उसे 10,000 यूरोज दे देती है। अब इवान की तो मानो जैसे लॉटरी ही निकल आई थी, और इतना पैसा देख के वो एनी को उसके साथ उसकी नई जॉब की खुशी में सेलिब्रेट करने के लिए कहता है, जिसे सुन एनी और वो क्लब में जाके काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, जहाँ हम क्लियरली देख सकते थे कि वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। अब नेक्स्ट डे जब इवान काम पे आता है तो उसकी मुलाकात एनी के हस्बैंड मिस्टर लेटिसियर से होती है, जो कि एक बहुत ही बड़े डायमंड स्मगलर का बेटा था, और इसी के साथ उसका फॉरेन करेंसी ट्रैफिकिंग का बिजनेस था, और वो इवान को बेल्जियम में कुरियर पहुंचाने का एक नया काम देता है। दरअसल करना ये था कि फ्रांसिस्को उसे पैसों से भरा एक बैग देता था, जिसे उसे बेल्जियम में पहुंचाना होता था, और फ्रांसिस्को के पास ये पैसा आता था अपने क्लाइंट से, जो उसे अपना पैसा ब्लैक से व्हाइट करने के लिए देते थे। एनी और लेटिसियर भी उसके इस काले धंधे में उसके पार्टनर थे। अब सवाल ये है कि इवान को बैग सिर्फ बेल्जियम ही क्यों पहुंचाना था। एक्चुअली बेल्जियम को डायमंड ट्रैफिकिंग का हेवन कहा जाता था, और ये ऐसी जगह थी जहाँ से दुनिया भर में बहुत ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुआ करते थे, क्योंकि पूरी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए सिर्फ 2 ही इंस्पेक्टर थे, जिसकी वजह से वो बहुत आराम से अपना पैसा वहाँ पे वाइट करके स्विट्जरलैंड के अकाउंट्स में भेज दिया करते थे। खैर अब इसी दौरान एक बार जब इवान फ्रांसिस्को के घर पैसे का बैग लेने जाता है, तब वहाँ उसकी मुलाकात लेटिसिया से हो जाती है, जिसे देख के वो उससे बातें करने लगता है, और जब फ्रांसिस्को उसे अपनी बेटी से बात करते हुए
हुए देखता है तो उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है, इसीलिए वो उसे अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कहता है। अब इवान भी स्मार्ट था, वो जानता था कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैट नहीं लिया जा सकता है, इसीलिए वो भी फ्रांसिस्को की बात मान जाता है। अब ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और इवान के ऊपर पैसों की बारिश होती रहती है, मगर इसी बीच एनी उसे मिलके बताती है कि बेल्जियम अब उनके लिए सेफ नहीं रहा है। कि तभी उन दोनों की नजर एक कपल पे पड़ती है जो वहाँ पे काफी जोर जोर से बात कर रहा था, जिसके थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के ठीक बाद एनी भी इवान को उनके पार्टनर मिस्टर स्टॉफल से मिलवाने ले जाती है, जिसने क्लाइंट की ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम बना रखा था। दरअसल उनका प्लान था कि वो स्पेन में यूरोस की हेल्प से डायमंड खरीदेंगे, जिसके बाद उन पैसों को डॉलर्स में कन्वर्ट करके स्विट्जरलैंड के अकाउंट्स में भेज दिया जाएगा। अब इस मीटिंग के बाद शाम को जब इवान अपने घर पे था तो टीवी पे उसे वही आदमी दिखता है जिसे सुबह उसने होटल में एक लड़की के साथ देखा था, और न्यूज से उसे पता चलता है कि उस आदमी का नाम लुइस है। अब इस न्यूज में उसके लिए दो फायदे की बात थी, एक तो ये कि लुइस मार्बेला सिटी का काउंसलर था और दूसरी बात थी कि वो अभी जिस औरत के साथ खड़ा था वो दरअसल उसकी वाइफ थी। तो मतलब होटल में सुबह जो उसके साथ औरत थी उससे उसका एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चल रहा था। और ये देख इवान के खुराफाती दिमाग में एक प्लान आता है, जिसके चलते वो वापस होटल में जाता है ताकि वो लुइस के रूम में कैमरा लगा सके, ताकि उसकी कुछ फुटेज रिकॉर्ड करके वो उसे ब्लैकमेल कर सके। और इस काम के लिए वो हाउसकीपिंग स्टाफ को पटा के उससे उसके रूम का एक्सेस कार्ड ले लेता है, मगर वो रूम में जाता कि उससे पहले उसे होटल सिक्योरिटी ऑफिसर यानिक पकड़ लेता है। अब खुद को उससे छुड़वाने के लिए इवान उसे पैसे ऑफर करता है और इतने सारे पैसे देख के यानिक बहुत आराम से बिक जाता है, जिसके साथ ही इवान उसे बताता है कि उसे रूम में कैमरा लगाना है, और ये सुन के यानिक खुद रूम में जाके कैमरा इंस्टॉल कर देता है। इसके बाद उन्हें जो वीडियो फुटेज मिलती है वो लुइस को सर से पांव तक बर्बाद करने के लिए काफी थी, जिसके बाद यानिक उसे कहता है क्या तुम्हें इस काम में एक पार्टनर की जरूरत है। अब एक्चुअली वो तो कब से खुद का जमीन बेचने के लिए तैयार बैठा था, बस उसे तो एक अच्छे खरीदार की तलाश थी जो उसे आज इवान की शक्ल में मिल चुका था। और वही इवान भी जानता था कि यानिक उसके जितना स्मार्ट नहीं है, मगर वो ये भी जानता था कि यानिक के अंदर एक स्किल है जिसकी वजह से वो हर प्रॉब्लम को बहुत आराम से हैंडल कर सकता है, इसलिए उससे पार्टनरशिप इवान के लिए घाटे का सौदा साबित नहीं होती। और इस पार्टनरशिप के अगले दिन वो दोनों एक पार्टी में पहुंचते हैं जहां लुइस भी अपनी फैमिली के साथ मौजूद था, और उससे मिलके वो उससे कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जिसके बाद वो उसे फुटेज दिखा के कहते हैं कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम फुटेज पुलिस को देके खुद को बदनाम करा लो या फिर तुम हमारे साथ मिलके काम कर सकते हो। जिसके साथ ही इवान उसे बताता है कि उनका काम है स्पेन से पैसों को स्विट्जरलैंड भेजना, साथ ही अब हम मार्बेला में अपनी एक नई ब्रांच खोलना चाहते हैं। और यही वो वजह थी जिसके लिए उन्हें लुइस की जरूरत थी, क्योंकि उनपे तो कोई भी ट्रस्ट करके अपने पैसे नहीं देता, मगर लुइस जब उन्हें अपने कॉन्टेक्ट से इंट्रोड्यूस कराता तो लोगों का ट्रस्ट जीतना उनके लिए काफी आसान हो जाता। जिसके बाद लुइस खुद को बचाने के लिए उन्हें एक पार्टी में ले जाता है जहाँ वो उस पार्टी में आए हुए बड़े बड़े लोगों के बारे में उसे डिटेल में बताता है। वहीं हम इस पार्टी की पार्किंग में एक कार को देखते हैं जहाँ इंस्पेक्टर रॉय बैठा पार्टी में आए लोगों पे नजर रख रहा था, जिसकी वजह से पहली बार उसकी नजर पड़ती है इवान पे। और पुलिस की नजर में आना, और वो भी इस तरह से, ये इवान के लिए अच्छा नहीं था। खैर वहीं लुइस की वजह से इवान को मौका मिल जाता है उस पार्टी में आए सारे बड़े लोगों से मीटिंग करने का। अब ऑब्वियसली इवान को वहाँ कोई नहीं जानता था और उसे बिना पहचान के इतने पैसे देना उन सब के लिए बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से लुइस उन्हें कहता है कि वो इवान पे ट्रस्ट करता है। और रहा सवाल कि उसे कोई नहीं जानता, इसीलिए इवान के थ्रू पैसे भेजना उनके लिए काफी सेफ रहेगा। अब लुइस की ये सारी बातें सुनकर वो सब लोग उसके साथ डील करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मतलब अब 3% का कमीशन जो फ्रांसिस्को को पैसे स्विट्जरलैंड भेजने पे मिलता था वो अब मिलने वाला था इवान को, क्योंकि क्लाइंट का पैसा अब वो जो वाइट कर रहा था। वहीं जब एनी को इवान के इस नए बिजनेस के बारे में पता चलता है तो उसे भी सिर्फ इसी बात की फिक्र थी कि फ्रांसिस्को को ये बात पसंद नहीं आएगी, मगर इवान का कहना था ये बिजनेस इतना बड़ा है कि इसमें सबके लिए जगह और पैसा दोनों है। इनफैक्ट वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो फ्रांसिस्को के क्लाइंट पे हाथ नहीं मारेगा। जिसके कुछ दिन बाद वो अपने माँ बाप से मिलके उन्हें काफी महंगे गिफ्ट देता है, और इतने महंगे गिफ्ट देख के उसके डैड टेंशन में आके उससे पूछते हैं कि आखिर वो काम क्या कर रहा है। जैसे सुन इवान उन्हें कहता है कि वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा है। अब ये सुन उसके डैड को उसकी बात पे यकीन नहीं होता और वो उसे कहते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो वो सिर्फ इजीली पैसा कमाने का एक तरीका है, मगर ये आसान तरीका तुम्हारे लिए सिर्फ ट्रबल ही ला सकता है। और ये बात सुन के इवान उसके डैड के बीच में बहस हो जाती है। जिसके कुछ दिन बाद इवान वापस से मार्बेला आ जाता है जहाँ एक पार्टी के दौरान उसकी मुलाकात फ्रांसिस्को और उसकी बेटी लेटिसिया से हो जाती है। और बातों के दौरान फ्रांसिस्को उस पर जाहिर कर देता है कि वो इवान से नाराज है, क्योंकि उसे पता चल चुका
चुका है कि वो उसके क्लाइंट्स के लिए भी काम कर रहा है। अब ये सुन इवान उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर फ्रांसिस्को उसे कुछ भी एक्सप्लेन करने से मना कर देता है और उसे गुस्से में देख इवान और यानिक वहाँ से निकल जाते हैं। मगर कुछ दूर जाने के बाद अचानक रास्ते में एक कार उनके सामने आके रुकती है, जिसमें से कुछ गुंडे निकल के उन्हें बहुत बुरी तरह से पीट के उन्हें मार्बेला छोड़ के चले जाने के लिए कहते हैं। अब इवान गधा तो था नहीं, वो समझ चुका था कि उन पे इस हमले के पीछे किसका हाथ है, इसलिए वो बिना डरे यानिक को लेके फ्रांसिस्को के घर पहुँच के उससे कहता है कि हम मार्बेला छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। जिसके साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ यहाँ मैं आपकी परमिशन के बिना काम नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए एक डील करते हैं जिसके मुताबिक हम आपके क्लाइंट्स को नहीं छेड़ेंगे। इनफैक्ट हमारे क्लाइंट्स का भी 10% हम आपको देने के लिए तैयार हैं। और ये सुन के फ्रांसिस्को से कहता है मैं 10% नहीं लूंगा, बल्कि मैं 30% लूंगा। मतलब अब फ्रांसिस्को भी उनकी बोट में सवार हो चुका था। खैर अब आगे ही पता चलेगा कि ये बोट पार लगने वाली है या फिर बीच रास्ते में ही डूब जाएगी। तो अब फ्रांसिस्को की परमिशन मिलते ही इवान और यानिक ने दिन रात काम करना शुरू कर दिया और इस दौरान उन दोनों ने दबा के पैसा कमाया। खैर अब इतना पैसा आता है तो इंसान अय्याश भी बन जाता है और यही हुआ था इवान के साथ भी, जिस वजह से एक दिन एनी उससे मिलके कहती है कि उसे अपनी उड़ान पे कंट्रोल करना होगा क्योंकि उसकी ऊंची उड़ानों पे कोई और भी नजर रख सकता है, जिस वजह से बिजनेस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मगर ये सुनते ही इवान उल्टा उस पे ही बिखर जाता है। एक्चुअली उसका कहना था कि बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसे वो ही कमा के ला रहा है, इसलिए बाकी सबको उसे टोकने की बजाय उसके नाम का गाना गाना चाहिए। और ये सुन एनी उसे कहती है कि उसके हस्बैंड को फ्रांसिस्को पे हो रही इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता चला है, जिसका मतलब था उसके आसपास वाले भी उस आग की चपेट में आ सकते हैं, इसीलिए वो इवान को थोड़ा संभल के चलने के लिए कह रही थी। जिसके बाद एनी वहाँ से चली जाती है और शाम को इवान एक पार्टी में चला जाता है, जिसके बाद रात को वापस आते हुए वहाँ पार्किंग में उसकी नजर कुछ अंडरकवर पुलिस वालों पे पड़ती है जो उसी का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँचे थे। अब उन्हें देख वो उनके पास जाके कहता है कि मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है, जिसे सुन वो उन्हें पुलिस स्टेशन ले आते हैं जहाँ इंस्पेक्टर रॉय उनसे मिलता है और इवान उससे मिलके कहता है कि मेरा पीछा क्यों किया जा रहा है, जिसे सुन रॉय उससे कहता है क्योंकि तुम्हारा उठना बैठना फ्रांसिस्को और लुइस जैसे लोगों के साथ है और हम ये भी जानते हैं कि तुम एक कुरियर हो। अब ये सुन इवान उसे कहता है देखो मैं बैग जरूर कुरियर करता हूँ, मगर मुझे ये नहीं पता कि उसमें क्या होता है, जिसे सुन रॉय उसे कहता है बड़े ही शर्म की बात है, ऐसे कामों में अक्सर सिर्फ प्यादे ही पकड़े जाते हैं और बॉस हमेशा बच जाते हैं। अब ये तुम ही डिसाइड करो, प्यादा या फिर बॉस, तुम में से कौन जेल जाना चाहेगा, क्योंकि अगर मैंने डिसाइड किया तो तुम सब जेल के अंदर होगे। अब ये खुली धमकी सुन के इवान उसे कहता है कि इसके बदले हमें क्या मिलेगा, जिस पे रॉय का कहना था जिंदगी जीने का एक और नया मौका। और उसकी बात सुन के वो दोनों पुलिस स्टेशन के बाहर आ जाते हैं, जहाँ यानिक उसे कहता है कि हम बर्बाद हो चुके हैं, मगर इवान उसे कहता है हम बर्बाद नहीं हुए हैं, उल्टा अगर वो फ्रांसिस्को को पकड़ लेता है तो पूरा बिजनेस सिर्फ हमारा होगा। अब क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पुलिस के पकड़े जाने पे फ्रांसिस्को की शक की सुई उस पे आए, इसीलिए वो प्लान बनाता है कि वो कुछ टाइम के लिए कंट्री से बाहर चला जाएगा ताकि सबको लगे कि ये उसका काम नहीं है। मगर कंट्री से बाहर होने का उसे एक सॉलिड रीजन चाहिए था, इसीलिए वो फ्रांसिस्को की बेटी लेटिसिया को कॉल कर अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिसके कुछ देर बाद ही वो और लेटिसिया प्राइवेट प्लेन से पेरिस के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद वो पेरिस पहुँच के एक दूसरे की कंपनी काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और इसी दौरान लेटिसिया अपने डैड को बता देती है कि वो इवान के साथ पेरिस में है। अब खैर ये बात फ्रांसिस्को को पसंद तो नहीं आती, मगर लेटिसिया उसे कहती है कि वो काफी बड़ी हो चुकी है अपने फैसले खुद लेने के लिए। और अपने डैड से इस बातचीत के कुछ दिन बाद उसे टीवी पे न्यूज दिखती है कि उसके डैड को अरेस्ट कर लिया गया है। अब ये सुनते ही वो अपने डैड से मिलने के लिए अपना सामान पैक करने लगती है, जिसे देख इवान उससे कहता है कि वो फिलहाल उसके साथ वापस नहीं जा सकता है, वरना हो सकता है कि पुलिस उसे भी पकड़ ले। अब खैर पुलिस तो उसे नहीं पकड़ती, क्योंकि उसकी जान के बदले ही तो उसने लेटिसिया के डैड का सौदा किया था। और इवान की बात सुन लेटिसिया उसे कहती है कि वो समझ सकती है, जिसके साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद इवान एनी और उसके हस्बैंड लेटिसिया से मिलके उन्हें कहता है कि मैं जानता हूँ कि फ्रांसिस्को के साथ क्या हुआ है, मगर हमें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उसके सारे क्लाइंट्स हैंडल कर सकता हूँ, इनफैक्ट मैं उसका शेयर उसके लिए बचा के भी रख दूंगा। मगर एनी उसे कहती है कि अभी हम फंस सकते हैं, इसीलिए हमें अभी कुछ टाइम के लिए शांत रहना चाहिए। अब ये सुन मजबूरन उसे
एनी की बात माननी पड़ती है, जिस वजह से फिलहाल कुछ टाइम के लिए उसे अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। इसीलिए अब इवान भी मार्बेला वापस आ जाता है, जहाँ उसे एक दिन लेटिसिया कुछ लड़कियों के साथ सोते हुए पकड़ लेती है और उसे ऐसी हालत में देख लेटिसिया अपनी उंगली में पहनी हुई उसकी दी हुई रिंग उसके मुंह पे फेंक के चली जाती है कि तभी इवान के पास उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उसके डैड की डेथ हो गई है। और ये सुन वो फौरन अपनी मॉम से मिलने उनके घर चला जाता है और फिलहाल उसका प्लान अभी अपने मॉम के पास रहने का ही था। वो घर तो वापस आ गया था, मगर स्टिल वो हर दिन एक नए काम के बारे में सोचता रहता था। अब अगर कोई रोज ही हड्डी खाने के बारे में सोचता रहे तो एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वाकई उसे हड्डी खाने का मौका मिल जाएगा, फिर चाहे वो हड्डी उसके गले में ही क्यों न फंस जाए। तो फाइनली इवान को भी एक दिन एक नई अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है, जब उसे चाइनीज माफिया दिखता है जो कि अलग अलग जगह जाके शॉपकीपर से पैसे कलेक्ट कर रहे थे। और उन्हें देख के इवान लुइस से जाके उस माफिया ग्रुप के बारे में पूछता है, जिसपे लुइस का कहना था कि उस गैंग लीडर का नाम याओ मिंग है और उसका काम भी बहुत बड़ी अमाउंट में ब्लैक मनी को स्पेन से चाइना भेजने का था। मगर इस काम के लिए वो बहुत ही घिसा पिटा और पुराना तरीका इस्तेमाल करते थे, जिस वजह से कई बार एयरपोर्ट पे उनका पैसा पकड़ा भी जाता था। जिसके साथ ही लुइस उसे कहता है कि अगर तुम उसे कोई ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कर दो जिससे वो चाइना इजिली मनी भेज सके तो उससे तुम्हें भी पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा। अब ये सुन इवान एनी से मिलके उसे याओ मिंग के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके साथ ही वो उसके साथ डील करने के लिए भी कहता है। मगर एनी उसकी बात सुन के कहती है कि अब सब कुछ बदल चुका है, इसीलिए अब स्विट्जरलैंड में पैसे भेजना इतना आसान नहीं रहा है। इनफैक्ट हमारे जिन क्लाइंट्स को स्पेन में कैश में पैसा चाहिए हम उन्हें भी प्रोवाइड नहीं कर पा। अब ये सुन के एक बार और इवान का खुराफाती दिमाग चलता है, इसलिए वो एनी और याओ मिंग की एक मीटिंग करवा देता है, जिसमें वो कहता है कि वो स्विट्जरलैंड में फंसे हुए उनके पैसों को याओ मिंग के चाइनीज अकाउंट में भेज देगा और बदले में जो याओ मिंग का कैश स्पेन में पड़ा हुआ है वो उन्हें इवान और एनी को देना होगा। अब दोनों ही पार्टीज के लिए ये विन विन सिचुएशन थी, इसीलिए याओ मिंग भी उनके ऑफर को मान जाता है और अब फाइनली उन लोगों का काम एक बार और चल निकला था। जिस बात को सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाके डिनर करते हैं कि तभी फ्रांसिस्को अपनी बेटी लेटिसिया के साथ वहाँ पे आ जाता है और उन्हें देख के वो कहता है कि वो लोग भी वहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं क्योंकि जज ने उसका केस डिसमिस कर दिया है। जिसके साथ ही वो कहता है, वैसे एक बात मुझे बहुत अजीब लगी, मैं पिछले 6 महीने से जेल में था मगर तुम में से कोई भी मुझे मिलने नहीं आया। जिसके साथ ही वो ये भी जाहिर कर देता है कि वो समझ चुका है कि उसे फंसाने में इवान का हाथ था। और ये सुन इवान एनी के साथ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जब वो अपने होटल रूम में वापस आते हैं तो वो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि स्टॉफल के लिए काम करने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने उसे धोखा देके सारे क्लाइंट्स के स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट की डिटेल्स लीक कर दी हैं और उन लोगों के पास जो भी पैसे बचे थे वो स्टॉफल और एनी का हस्बैंड लेके भाग चुके थे। जिसके साथ ही एनी इवान को कहती है कि हम बर्बाद हो चुके हैं और इससे पहले हमें पुलिस पकड़े हमें यहाँ से गायब होना होगा। इसीलिए वो होटल रूम से अपना बोरिया बिस्तर समेट के वहाँ से भागने लगते हैं, मगर रास्ते में उन्हें चाइनीज गैंग पकड़ लेता है। जिसके बाद वो उन्हें याओ मिंग के पास लेके जाते हैं क्योंकि उसे लग रहा था जैसे इवान ने पिछली बार खुद को बचाने के लिए फ्रांसिस्को को फंसा दिया था तो हो सकता है इस बार उसने उसे फंसा दिया हो, जिसका मतलब था जल्द ही उसे भी पुलिस पकड़ लेगी। मगर इवान उसे कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। जिसे सुन याओ मिंग कहता है, आज नहीं करा है मगर कल पकड़े जाने पे तुम पुलिस को मेरे बारे में बता सकते हो। इसीलिए अपने खिलाफ सबूत मिटाने के लिए वो अपने आदमियों को उन दोनों को मारने के लिए कहता है और इससे पहले गुंडे उन्हें मारते कि तभी इवान उसे कहता है, तुम स्पेन में पड़े अपने पैसों का क्या करोगे? मैं जानता हूँ कि स्विट्जरलैंड से अब हम तुम्हारा पैसा चाइना में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, मगर वो सारा पैसा मैं खुद चाइना लेके जा सकता हूँ। अब ये बात सुन के याओ मिंग भी मान जाता है, जिसके बाद वो उसका पैसा हांगकांग ले जाने के लिए खुद एक कंटेनर में जाके बैठ जाता है। अब प्लान रिस्की तो बहुत था मगर ये इकलौता रास्ता था जिसके जरिए वो पुलिस से बच के कंट्री के बाहर निकल सकता था और लकीली प्लान के हिसाब से वो सेफली हांगकांग पहुँच के याओ मिंग के आदमियों को सारा पैसा सौंप देता है। अब इस कारनामे को बखूबी अंजाम देने और अपनी आजादी की खुशी में पार्टी तो बनती थी, इसीलिए वो भी एक क्लब में पहुंच जाता है पार्टी करने कि तभी चाइनीज पुलिस आके उसे अरेस्ट करके कहती है कि स्पेनिश पुलिस के कहने पे वो उसे अरेस्ट कर रहे हैं। जिसके बाद उसे वापस से स्पेन भेज दिया जाता है और किस्मत एक बार दोबारा उसे इंस्पेक्टर रॉय के सामने ले आई थी, मगर फर्क ये था कि
इस बार वो हथकड़ी में था। उसे देख के रोय कहता है, अगर तुम्हें अच्छा लॉयर मिल गया तो 15 साल की सजा, वरना 20 साल के लिए तो तुम पक्का अंदर जाओगे। जिसके साथ ही वो उसे ये भी कहता है, वैसे तुम्हें क्या लगता है हमें कैसे पता चला कि तुम हांगकांग में हो? अब ये सुन इवान को लगता है कि चाइनीज माफिया ने पुलिस को खबर दी थी, मगर खबर देने वाली तो एक्चुअली एनी थी। दरअसल पुलिस ने उसे प्यार और आजादी के बीच में एक चीज चूज करने के लिए कहा था और उसने चूज की थी अपनी आजादी। अब ये सुनते ही इवान का चेहरा उतर जाता है, मगर ये भी तो सच था कि जब उसे सेम मौका मिला था तब उसने भी खुद के लिए आजादी ही चूज की थी। खैर कुछ टाइम बाद इवान को जेल हो जाती है और फाइनली उसे अपने डैड की कही हुई बात समझ में आ जाती है और एक इंटरव्यू के दौरान वो कहता है कि पैसा वायरस की तरह होता है, अगर एक बार वो तुम्हें इन्फेक्ट कर दे तो उससे अपनी जान छुड़ाना नामुमकिन हो जाता है। खैर देखा जाए इवान के पास मौके तो बहुत थे खुद को वक्त रहते रोकने के लिए, मगर उसके लालच ने उसका पेट बड़ा कर दिया था, जिस वजह से उसकी भूख खत्म ही नहीं हो रही थी। और इसी पॉइंट पे ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।